जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह हर महीने का संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो बेसिकली लग्न के ऊपर आधारित है। ये एक अप्रोक्सीमेटली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। ये कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो इसको थरोली एक ग्रॉसली हम इंटर प्लैनेट का जो पोजीशंस होता है उसी हिसाब से हम किस तरह का रिजल्ट हो सकता है इसी महीने में, उसके बारे में मैं कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। जय जगन्नाथ। और आज का ये वीडियो मेष लग्न है। देखें, संक्रांति से संक्रांति तक ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ता है। ये एक बड़ा त्योहार है हमारा भारतवर्ष में। कई कई स्टेट में उसको 7 दिन 10 दिन तक भी मनाया जाता है। एंड 14 जनवरी एग्जैक्टली शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि एंड शुक्रवार पड़ता है। एंड एग्जैक्टली 2:43 2:43 PM को रवि धनु साइन से मकर साइन को ट्रांजिट होते हैं। ये रवि का संक्रमण होता है एक राशि से दूसरा राशि को। संक्रांति का संक्रमण रवि, इसी पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, रवि धनु साइन में थे, वो मकर साइन को एग्जैक्टली जाएंगे 14 जनवरी को एंड 13 फरवरी तक वो मकर साइन में ही रहेंगे। बाकी चलते हैं इंटर प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, चंद्रमा से एंड कौन सा प्लैनेट किसी प्लैनेट से किस तरह का एक्सपेक्टेशन में है, एंड योग ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट इसी महीने इसी अंतराल में कौन सा प्लैनेट फिर ट्रांजिट करने वाला है, एंड इंटरली महीने का चंद्रमा का ट्रांजिट। ये इसी हिसाब से भी आप एक राशि फल भी मान सकते, क्योंकि राशि के हिसाब से जो प्रेडिक्शन होता है वो राशि फल कहलाता है एंड वो चंद्रमा का ट्रांजिट के अनुसार होता है। मगर ये वीडियो बेसिकली लग्न के ऊपर आधारित है। मेष लग्न, देखे यहां 1 नंबर लिखा होगा। अगर यहां चंद्रमा होगा तब तो आपका मेष राशि ही कहलाएगा। मगर यहां पर 1 अगर लिखा है तब तो ये आपका मेष लग्न है। आपका लग्नाधिपति मंगल देव है। और मंगल 16 जनवरी 2022 को धनु साइन को ट्रांजिट करेंगे, यहां से यहां आ जाएंगे। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए ये महीना आपके लिए उतना खुशहाल पॉजिटिव पीरियड नहीं था। 8 हाउस में मंगल के साथ केतु बैठे थे। 8 हाउस एक नेगेटिव का हाउस है। यहाँ अनएक्सपेक्टेशन गेन्स जो होता है, अनएक्सपेक्टेशन लॉसेस जो होता है, आपका अंदाजा की बाहर का चीजें जो होता है, आपका कल्पना, आपका आशा, आपका विश्वास, आपका कुछ नहीं, बस उसी हिसाब से सडनली कुछ आएगा। वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव भी हो, सडनली अनएक्सपेक्टेशन आपका अंदाज का बाहर परे है। ये जो बीते हुए महीने आपका गया ना, ये टाइमिंग आपका लग्न अधिपति मंगल होने के नाते और यहाँ मंगल का खुद का घर होने के नाते भी यहाँ केतु के साथ मंगल देव थे। और ये केतु अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि की नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। मंगल और शनि में उतना बेटर बेस्ट रिजल्ट नहीं है, बहुत एनमिटी है, बहुत शत्रु भाव संपन्न है। मंगल देव हाईली स्पीड फायर प्लैनेट है। शनि बहुत स्लोएस्ट, हर काम को देर कर देता है। हर काम में एक टुमारो काल लगा लेते हैं। फिर जब टुमारो काल आएगा ना, फिर और एक काल, फिर और एक काल, इसका मतलब मंदी है। बहुत स्लोएस्ट प्लैनेट है शनि। कंपैरेटिवली देखा जाए मंगल देव बहुत हाई स्पीड है, वो फायर है, एग्रेशन है, एग्रेसिव है, वो एक्टिवेटेड है हमेशा सैनिक की तरह। वो मंगल आपका लग्नाधिपति है
एंड मंगल आपका अब जाएंगे 16 तारीख को, जनवरी 16 एग्जैक्टली संक्रांति के बाद 2 दिन चले जाएंगे 9th हाउस को। और यहाँ पर शुक्र पहले से है, शुक्र चेंज होंगे 29 जनवरी को। 29 जनवरी को वो रेट्रोगेशन की पोजीशन में जो है वो बकरी अवस्था में वो स्ट्रेट डायरेक्ट पे आ जाएंगे 29 जनवरी को। तब मंगल देव आपका लग्नाधिपति 8 हाउस जो नेगेटिव का हाउस है वो हाउस छोड़ के अब जाने वाले हैं एग्जैक्टली 2 दिन के बाद, संक्रांति के बाद 9th आपका भाग्यस्थान में, ये बृहस्पति का घर है। और बृहस्पति मंगल देव में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, मगर यहां पर रेट्रोगेशन की पोजीशन में शुक्र है। शुक्र एक फीमेल है, मंगल एक मेल है। शुक्र एक फीमेल है, हर हॉरोस्कोप में वो 2 चीजें देखा जाता है। मंगल द सेक्सुअली एक्टिविटीज, फिजिकल डिजायरनेस को फुलफिलमेंट करना, कितना एग्रेसिवनेस है, कितना एंग्शियसनेस है। शुक्र एक फीमेल है, तो यहां पर रेट्रोगेशन की पोजीशन में शुक्रदेव पहले से है। एंड ये शुक्र खुद का नक्षत्र डिवीजन में अभी है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का होते हैं। एंड शुक्र यहां पर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करता है, कोई प्लैनेट ना इनके ऊपर दृष्टि है, किसी का कोई भी प्लैनेट इनके ऊपर दृष्टि नहीं है। तो 9th हाउस में रेट्रोगेशन शुक्र, जो भी प्लैनेट 9th रेट्रोगेशन होता है उसका कुछ परसेंटेज उसका बिफोर, उसका पिछला हाउस के ऊपर पड़ता है इम्पैक्ट। तो ये फीमेल का कारक के साथ आपका मेल का कारक मंगल देव जब आ जाएंगे, फीमेल के लिए कुछ हानि, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड बेसिकली उसको लेकर जो कि गाइनिंग का प्रॉब्लम है, ये खुद का नक्षत्र में है, ये खुद का नक्षत्र में है। मंगलदेव यहां जब आ जाएंगे तो ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र को तो छोड़ ही देंगे, मगर यहां साथ हो जाने से यहां पर वो जो बॉन्डिंग ठीक से नहीं रहेगा शुक्र और मंगल का। तो फीमेल साइड से कुछ परेशानियां आपको उठानी पड़ेगी। हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड, हो सकता है आपका गर्लफ्रेंड, हो सकता है आपका स्पाउस, उसी के रिलेटेड कुछ ना कुछ शारीरिक तौर पे आपको टेंशन उठाना पड़ सकता है। और ये मंगल यहां जब आ जाएंगे, यहां से मंगल का दृष्टि देखते हैं। मंगल का दृष्टि 4, 7, 8 होता है, तो ये यहां पर होने से 1, 2, 3 और 4 यहां पड़ेगा, 5, 6, 7 आपका यहां पड़ेगा, एंड 8 बेसिकली आपका 12 हाउस, 3rd हाउस एंड 4th हाउस। ये 9th हाउस में जब मंगल देव आ जाएंगे, आपका 4th हाउस को, 3rd हाउस को एंड 12 हाउस को। 12 हाउस आपका एक्सपेंडिचर का जगह है, मगर फिर भी वो बृहस्पति का घर है। बोला अभी ना, मंगल और बृहस्पति से बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। एंड ये बृहस्पति आपका 10th हाउस में है, आपका 11th हाउस में है, बहुत अच्छा पोजीशन में है, बहुत अच्छा पोजीशन में है। और ये बृहस्पति आपका राहु की नक्षत्र डिवीजन में रहे, राहु 2nd हाउस में है। ये चंद्रमा को मत लीजिए, चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि चेंज करता है। मैं एग्जैक्टली वो टाइमिंग, वो डेटेड को दिल्ली का जब लिए तो चंद्रमा यहां पर ही थे, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। तो यहां पर राहु कृतिका नक्षत्र, रवि की नक्षत्र डिवीजन में 2nd हाउस में है। एंड रवि आपके लिए बॉन्डिंग का कारक है, अच्छा प्लैनेट है आपका, क्योंकि 5th हाउस का ओनर है रवि। एंड यही रवि अभी 10th हाउस में है। 11th हाउस में बृहस्पति, 10th हाउस में रवि, एंड एक बुधादित्य योग बनता है यहाँ, मगर यहाँ बुध मान लीजिए आपका रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। 6 लॉर्ड है मरकुरी बुध। आपका जो इंटेलेक्चुअल को लेकर जो इंटरव्यू वगैरह, जो वाइवा बस, जो रिटन टेस्ट जो कि सामने दिया जाता है, काबिलियत को पहचानने के लिए इसको क्या बोलते हैं, वाइवा बस बोलते हैं, उसी में थोड़ा कमी महसूस आप करेंगे। जितना सेटिस्फैक्टरी आंसर सामने वाला को चाहिए, अगर स्टूडेंट है आप
तो आप दे नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ परेशानी का मोमेंट आपको इस तरह का फीलिंग होगा कि एग्जैक्टली आप जो सामने वाला का क्वेश्चन को जो सही आंसर, वो सही आंसर आप एग्जैक्टली दे नहीं पाएंगे। रेट्रोगेशन बुधादित्य योग तो बनता है यहाँ, फिर भी मरकरी बुध है यहाँ रेट्रोगेशन की पोजीशन में 6 लॉर्ड है। ये नौकरी का कारक होने के बावजूद भी यहाँ पर रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। अंड चंद्रमा का नक्षत्र में है, जो चंद्रमा अंड बुध में बहुत एनमिटी है, शत्रुता है। हो सकता है कोई इंटरव्यू, कोई एग्जाम, उसी में आपका दिलचस्प जितना होना चाहिए वो भी कम हो सकता है। मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपका इम्प्लीमेंट होगा, जिसके वजह से कि आपका जो एक एग्रेशन, उसी में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बृहस्पति यहाँ 11th, तो आपको लास्ट एंड में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा, बृहस्पति दिलाएगा। एक शुभ कारक प्लैनेट है आपके लिए, बृहस्पति बहुत बॉन्डिंग का कारक है मेष लग्न के लिए, वो 11th हाउस में है। 10th लॉर्ड शनि बहुत तो दिक्कत दिए है बस पिछले टाइम में, अब तो आ गए। शनि और बृहस्पति अभी अभी गए हैं यहाँ, शनि तो और रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर शनि एंड रवि में कम्बिस्ट जो अस्त हो जाता है, अस्त हो जा, रवि की तेज में कोई प्लैनेट अगर रहे तो अस्त कहलाता है उससे। एंड कई अथरों का मानना यही है कि मरकुरी जो बुध होता है वो अस्त नहीं होता है। बहुत सारे अथर का यही ओपिनियन है। बुध का वन साइडेड अगर देखा जाए माइनस का टेम्परेचर है, अनदर साइड को देखा जाए तो प्लस का टेम्परेचर है। और डुअल प्लैनेट, डुअल माना जाता है उससे, दो तरह की नेचर उसी में है। तो बुधादित्य योग बनता है, शनि यहां पर है। आपको आपका टैक्स में, आपको जो टैक्स दिया गया है, बस आपका लक्ष्य, आपका एम्बिशन, आपका टारगेट वही होना चाहिए जिसमें कि कोई चीटिंगबाजी नहीं। शनि के लिए चीटिंगबाजी मंजूरी नहीं है। कोई दिखता नहीं ये काम को फटाफट करके चले जाए, बिल्कुल ना करना। सही टाइमिंग तक करना, सही हिसाब से करना, सही ढंग से करना, जिस तरह करना चाहिए उसी हिसाब से करना। रिजल्ट ऊपर में है। चीटिंगबाजी शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो टैक्स मास्टर है। चीटिंग वो दंडदाता है। बहुत सारे वेराइटीज ऑफ पनिशमेंट उनके पास है, किसको क्या दिया जाए तब तो वो सही रास्ते में आ जाएगा, वो बेटर पता है शनिदेव को। किस तरह का पनिशमेंट किससे दिया जाए उसे ठीक सही रहेगा, उन्हें पता है। किसको फाइनेंशियली पनिशमेंट दिया जाएगा उन्हें पता है, फिजिकली पनिशमेंट दिया जाएगा उन्हें पता है, मोरली मेंटली पनिशमेंट दिया जाएगा उन्हें पता है। वेराइटीज ऑफ पनिशमेंट उनके हाथ में है। कोई करोड़पति का 1 लाख लॉस हो जाने से उसे चिंता नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। मगर करोड़पति का एकदम सही जगह क्या है, जो कि हेवीली वीकनेस पॉइंट है, उसी में शनिदेव का चोट आएगा। जो कि नुकसान 1,50,00,000 हो जाने से जिसका फिक्र नहीं है, बस इसमें इतना छोटा सा लग जाने से बहुत होता है। और एक्सपेक्टेशन अगर देखें, आपका सेकंड हाउस में राहु है, या आपका बोली, आपका टोन, आपका आवाज, आपका बोलने का तरीका, राहु यहां पर बहुत उच्च माना जाता है। ये हाउस को वृषभ राशि में राहु बहुत उच्च का माना जाता है। तो यहां राहु का पूर्ण दृष्टि पड़ता है 5, 7, 9, 5, 7, 9, कोई ऑथर बोलते हैं 12 में भी पड़ता है, तो 12 को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 हाउस,
6 और 7 ये 8 हाउस, 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हाउस आपका 10th हाउस, आपका 8 हाउस, आपका 6 हाउस। मतलब ये बहुत सारे पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स के लिए ये टाइमिंग है। एंड कई बिजनेस माइंडेड पर्सन्स होते हैं जो कि शेयर मार्केट में आपका अपना टाइम देते हैं। कब बढ़ता है कब घटता है, जिन लोगों को उसके बारे में बेटर नॉलेज है, यह टाइमिंग आपको राहु को ज्ञान दिलाएगा। ये टाइमिंग, ये महीना जो टाइमिंग का ट्रांजिट में बता रहा हूँ, आपको ज्ञान दिलाएगा। हो सकता है लमसम अमाउंट हो नहीं सकता, मगर प्लानिटरी पोजीशन जिस तरह का आपका है, मेष लग्न के लिए बृहस्पति आपका 11th हाउस में है, 2nd हाउस में आपका राहुदेव है। ओनली आपके लिए अब शुक्र ठीक सही नहीं है, और यहाँ जब मंगल देव थे केतु के साथ, वो पीरियड अच्छा नहीं था। और ये टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची ज्योतिष में अगर आपका रुचि है, चॉइस है, दिलचस्प है, पसंद है, रिसर्च करने का इच्छा है, आप खुद करके देखिए। इसी टाइमिंग में जन्म होने वाला बच्चा या बच्ची को एक रोचक योग मिलता है मंगल देव की वजह से। एक बुधादित्य योग बनता है रवि एंड बुध साथ होने से, और एक केमद्रुम योग मिलता है, वो एक नेगेटिव का योग है। केमद्रुम योग और तभी बनता है जबकि चंद्रमा के आगे ना पीछे कोई प्लैनेट हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसी टाइमिंग में जो बच्चा या जो बच्ची जन्म होता है, वो बेसिकली देखे केतु एंड राहु की बीच में अंदर में सभी प्लैनेट बस भरपूर रहे हैं। इसी साइड टोटली 180 डिग्री टोटल खाली पड़ा हुआ है। चंद्रमा का छोड़िए, चंद्रमा हर 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है, मगर एग्जैक्टली इसी दिन इसी टाइम को चंद्रमा यहाँ पर था, तो पूर्ण रूप में 100 की 100% काला सर्प योग यहाँ बनता नहीं, मगर बनता कुछ है, बनता कुछ है। एंड ये जो काला सर्प योग पार्शियली लाइफ को कुछ ना कुछ इंपैक्ट करेगा। बाकी देखते हैं आपका तारा चक्र फ्रॉम चंद्रमा से। अगर आपका जन्म मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इसी नक्षत्र में अगर हुआ है, वो तीनों मंगल का नक्षत्र है, आपका लग्नाधिपति, आपका लग्न लड़ मंगल देव, अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो ये महीना आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट है, बेटर नहीं बेस्ट है आपके लिए ये महीना। और आपका राहु की तीनों नक्षत्र जो होता है आर्द्रा, स्वाति एंड शतभिषा, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, तो 2nd हाउस आज है मारक हाउस होने के कारण कुछ बोली में कंट्रोल लगाइए। ये छोटी सी बात आप बस कोई इंटेंशनली ना बोले, मगर वो बात जाके कहीं दूर तक पहुंच जा सकता है, छोटा सा बात को लेकर। तो उसी हिसाब से बात किया कीजिए कम से कम इसी महीने में लगाम लगा के। एंड विपद तारा में राहु पड़ते हैं, बद्ध तारा में आपका मघा, मूला एंड अश्विनी केतु महादेव बैठते हैं, वो डेंजर जोन में आते हैं केतु जी। एंड केतु 8 हाउस में पोजिटेड है। 8 हाउस एक मृत्यु भाव का जगह है। यहां पर केतु का प्लेसमेंट ठीक नहीं, वो घर केतु के लिए उच्च का तो कभी कभी मानता है कोई अथर्स, मगर यहाँ पर केतु का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये 8 हाउस होता है आपका लग्न हिसाब से, जैसे कि 8 हाउस यहाँ केतु, और शनि की नक्षत्र डिवीजन में केतु होते हैं। तो केतु को रिलेट करके यहाँ से नीचे, मतलब जो पल्विस रीजियंस होता है, इसके बीच में अगर कोई डिजीज है, पहले से आप डॉक्टर कंसल्टेशन के ऊपर चल रहे हैं, उसी में कभी भी ढीलापन ना दे।
एट हाउस, कोई नेगेटिव न्यूज आपको मिल भी सकता है इसी पीरियड में, इसी टाइमिंग में, इसी महीने में। दूर का रिश्ता, नजदीक का रिश्ता, कोई भी कुछ, ईश्वर किसी को ऐसा ना दे, मेरी तरफ से प्रार्थना है सभी के लिए। ये एक मुख्य का जगह है। किस तरह का मुख्य? जब डिजायर फुलफिलमेंट हो जाता है उसके बाद का जो टाइमिंग, तब तक इंसान भटकता है। इसी जन्म में डिजायर से अगर फुलफिलमेंट नहीं हुआ, फिर भी अगले जन्म लेना पड़ेगा। ये आत्मा जाकर फिर और कहीं पहुंचेगा, फिर वही डिजायर्स, जब तक फुलफिलमेंट ना हुआ है तब तक। ये डिजायर्स को बढ़ाने वाला है राहु। और एक टाइम आएगा जिस टाइम में राहु का टोटली रोल खत्म हो जाएगा, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से केतु का शुरुआत हो जाएगा। डिजायर्स जीरो हो जाएगा। तीन सिनारियो देखते थे गौतम बुद्ध जी। डिजायर्स वही के वही पे खत्म हो गया कि दुनिया ऐसा है, जिंदगी ऐसा है, इंसान ऐसा है। डिजायर्स बढ़ता है हमेशा, तब तक बढ़ता है जब तक केतु का फोकस नहीं आता है। जब केतु जी का कृपा आ जाएगा तब तो सारे डिजायर्स खत्म, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बस मुझे ईश्वर के पास ही जाना है, मुझे नहीं चाहिए बार बार जन्म लेना। दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। छोटा सा कहानी, 7 ऋषि उसी रास्ते में आ रहे थे। रत्नाकर एक दस्यु, एक चोर, एक दस्यु, एक डाकू प्रवृत्ति का पर्सन था। तब वो ऋषियों को उन्होंने रोका, बोला कि क्या लेके जा रहे हो, मुझे दो, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो जो मुनि या जो ऋषि जा रहे थे, वो धमका चमका किसी भी तरह, बस वो रुके, और डर के मारे बोले हम तो अभी ये यज्ञ से वापस आ रहे हैं, हमारे पास और क्या होगा, बस थोड़ा बहुत कुछ है, अगर लेना चाहते हो तो ले जाओ, मगर हमें मारो मत। तो दस्यु रत्नाकर ने यही बोला कि ठीक है, दे दो। तो ऋषियों ने उन्हें बोला कि देखो, तुम ये जो मारा मारी करते हो, किसी का खून खराबा करते हो, किसी से चोरी करते हो, किसी को डाका डालते हो, किसके लिए करते हो? तो रत्नाकर दस्यु ने बोला, मैं मेरा परिवार के लिए करता हूं, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चे हैं, कम से कम वो खुश रहे, कम से कम मेरा इतना मेहनत में ये मैं जो कमाता हूँ, मेरे मेरे वो कमाने के ऊपर वो खुश रहे, खुशी से मुझे पापा बोले, मेरा मेरा प्रशंसा करे। तब तो ऋषियों ने बताया, बोला कि ठीक है, काम करो, तुम ये जो पाप कर्म में लिप्त हो, उन्हें कभी पूछा कि ये पाप में वो लोग भागीदार रहेंगे? तब दस्यु रत्नाकर ने यही बताया कि हाँ, क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग तो सब इसमें से शेयर लोग होते हैं ना, हिस्सेदारी होते हैं ना। मैं करता हूँ, उनके लिए करता हूँ ना, तो मैं भी जो पाप करता हूँ उसी पाप में वो भी भागीदारी होंगे ना। ऐसा नहीं है, तुम जाओ उन्हें पूछ के आओ, तब हमारे पास जो होगा तुम ले लेना। रत्नाकर दस्यु ने बताया कि मेरा विश्वास नहीं है, आप लोग कहीं ये जगह छोड़ के चले जाएंगे ना, नहीं, तुम क्या कुछ करना है तो करो। तो एक रस्सी से वो 7 ऋषियों को वही पेड़ में बांध दिया, और एक ही दिशा सोच के गया घर को, उतना कॉन्फिडेंस के साथ गया। वो डिजायर देखिए किस तरह का है, इतना पाप मैंने किया, इतना खून खराबा किया, इतना इंसान को मार दिया, इतना मुनि ऋषियों को मार दिया, सिर्फ धन के लिए, दौलत के लिए, लूटने के लिए, डकैत करने के लिए करता हूं। किसके लिए? मेरा परिवार के लिए। क्या मुनि ऋषियों ने मेरे को इस तरह का बात की? जरूर मेरा पत्नी हाँ करेगा, जरूर मेरा बच्चे हाँ करेंगे कि हाँ पापा,
आप जो करते हैं उसी में हम भी हिस्सेदार है। तो गया घर को, पत्नी को बुलाया कि सुनो, मैं ये जो कर्म सब करता हूँ, ये कर्म मुझे खुशी से कोई पैसा नहीं देता है, धन नहीं देता है, दौलत नहीं देता है। कभी कभार मुझे किसी को मारना पड़ता है, किसी को काटना पड़ता है, किसी का खून खराबा करना पड़ता है। तो ये जो पाप मैं करता हूँ, ये पाप मैं तो आप सभी के लिए करता हूँ ना। आप लोग इसी में भागीदार हो या नहीं हो ना। देखो, कर्म तो आप कर रहे हैं, हम क्यों भागीदार रहेंगे? तुम किस तरह क्या कुछ करे, हमें पालना और पोसना आपका धर्म है, आपका कर्म है। आप करते क्या, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। तो हम क्यों आपका कर्म में भागीदार हिस्सेदार होंगे? आपका पाप हम क्यों ले? डिजर्स उतना तक था। बच्चे को बुलाया, अब बच्चे, तुम्हारे लिए मैं इतना काम करता हूं, रात दिन एक कर लेता हूं, कितने को मार दिया, कितने को काट दिया। तभी तो तुम लोग आज अच्छे में हो ना, खुश में हो ना। बिकॉज अब तुम्हारा कोई अभाव एक चीज तुम्हारा तो महसूस नहीं होता है ना। तो ये जो कर्म, ये जो काम मैं करता हूं आप लोगों के लिए, ये पाप में आप लोग हिस्सेदारी मेरे से होंगे या नहीं होंगे ना? पापा, हमें क्या मतलब है आपसे, क्यों हम हिस्सेदारी रहेंगे? आपका काम है, आप किस तरह इनकम करते हैं, इसमें हमें कुछ मतलब नहीं है। सूखापन, सूखा मुंह लेकर बस वो डिजायर्स वहीं पर एंड हो गया कि मैंने क्या किया, सारे जिंदगी मेरे अपने हाथ में बर्बाद कर दिए। गया मुनि ऋषियों के पास, बोला कि ऋषिगण, ऐसा ऐसा बात है, सभी ने मेरे को मना किए, और आप लोग ही मुझे कुछ मार्ग दिखाइए कि जो जिंदगी का मीनिंग मुझे पता नहीं था। एंड वो डिजायर्स बस वही खत्म होता है, और अगले जन्म के लिए डिजायर्स नहीं रहता है। वो केतुदेव का काम है। मुनि ऋषि ने उन्हें बता दिया कि ठीक है, तुम्हारा मुंह से तो राम राम नहीं हो सकता, तो तुम एक काम करो, तुम मरा 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 ही प्रैक्टिस कर लो, वही जाप करते जाओ, निरंतर करते जाओ, निरंतर करते जाओ। तो बाकी का बात है, रत्नाकर, जो हमारा भाषा में वही बोलते हैं, वो जो पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसे, बस वो लीन हो गए वो ईश्वर के प्रेम में। कितने साल, कितने 100 साल तक बस रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। वही डिजायर्स केतु ही एंड कर लेते हैं। थोड़ा आज ज्यादा बोल लिया। तो हर जन्म में, हर जीवन में इस तरह का डिजायर्स राहु करता है, और हमेशा केतु कोशिश करता है उसको कैसे एंड करे। तब तक कभी हो नहीं पाएगा जब तक केतु जी का दृष्टि हॉरोस्कोप के ऊपर ना पड़ेगा। और भी एक कहानी है, टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। बिल्लू अमंगल, एक वेश्या से वो इतना आसक्त थे, इतना पागलपन थे कि वो वेश्या मुझे चाहिए। नदी में अंधेरे रात में पार हुए, एक लाश बह के आ रहा था, उसको लकड़ी समझ के बस ये नदियाँ इस पार से उस पार गए, बिकॉज उस पर वो वेश्या का घर है। तो रात की अंधेरे जब गया वेश्या की घर, तब कुछ सुविधा नहीं है इसके घर को जाने के लिए। तो ऊपर जो चाली होता है ना, वहाँ पर एक क्या कुछ सिस्टम करके, तो रस्सी समझ के वो उतरा, मगर वो सच में रस्सी नहीं था, वो एक लंबा सांप ही था। तब तो वो वेश्या ने बस इतना पूछा, केतु एक्टिवेट हुआ, डिजायर्स फुलफिलमेंट बस वही के वही हो गया, और नहीं चाहिए। यही बात वेश्या ने पूछा कि तुम लाश सांप को पकड़ के नदी पार किए, और सांप को पकड़ के मेरे घर को आए, किस लिए? न तुम्हारे लिए, तुम्हारा सुंदरता, तुम्हारा मीठी मीठी बात मैं सुनने के लिए तड़प रहा था। बस दुनिया में और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। तुम में उतना सुंदर है, तुम में उतना खूबियां है, जिसके वजह से मैं पागल हूं।
तो बेस्या ने यही आंसर किया कि अगर मुझ में उतना है, मैं उतना सुंदर हूं, तो मुझे जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा। जय जगन्नाथ की। बस डिजायर्स वही खत्म हो गया। थोड़ा वीडियो आज लंबा हो गया, माफ कीजिएगा। तो ये तारा चक्र एंड चंद्रमा का ट्रांजिट को चलते हैं। एग्जैक्टली जो 14 जनवरी मैंने लिया, वो 14 जनवरी चंद्रमा वृषभ राशि में था राहु के साथ। वो डेटेड राहु के साथ होने से ग्रहण दोष होता है, तब तो वो डेटेड ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं है आगे, सॉरी। तो 15 को आपका मिथुन साइन को जाएगा। मिथुन साइन आपका थर्ड हाउस, करेजियस हाउस, भाई बंधु का है, कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का है। यहां पर बृहस्पति का 5वां दृष्टि पड़ेगा। जिस दिन चंद्रमा मिथुन साइन को जाएगा, बृहस्पति का 1, 2, 3, 4, 8, 5वां दृष्टि पड़ेगा थर्ड हाउस। उसी दिन कम्युनिकेशन का स्किल में आपका बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। लगाइए काम में, बेटर रहेगा, नहीं बेस्ट रहेगा आपका मिथुन साइन। 17 तारीख को कर्कट साइन को आएगा चंद्रमा, एंड ये 4th हाउस खुद का घर है, मगर यहां शनि का 7वां दृष्टि में रहेंगे, रवि का 7वां एस्पेक्टेशन में रहेंगे, बुध का 7वां दृष्टि में रहेंगे। 4th हाउस, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट है तो जरा संभाल के। एंड पर्सनली ये एक एडवाइस है, उसी दिन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड वगैरह, घर ना खरीदे तब तो अच्छा रहेगा। इसको मैं एक टिक और एक क्रॉस देता हूं। लियो साइन आपका 20 जनवरी को चंद्रमा आएंगे, ये 5वां हाउस है, बेटर दिन, बेटर समय है, नो प्रॉब्लम, एक टिक देता हूं। 22 तारीख को कन्या साइन आपका 6 हाउस, ये क्रेडिट आपका, ऋण, रोग, शत्रु। यहां चंद्रमा का ट्रांजिट कन्या साइन को 22 तारीख को आएंगे। ये 22 तारीख मतलब 6ठा भाव के आपका ट्रांजिट में रहेंगे। ये अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए 20 से 22 तक। तुला साइन 24 जनवरी, 7th हाउस, 7th हाउस, यहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इसके ऊपर। तो कपल लाइफ में एक थोड़ा बहुत मनमानी, क्या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस, ऐसा कुछ अभिमान, ऐसा कुछ क्या हुई थी, अगर उसी दिन आपका सॉल्व करने को कोशिश कीजिए। तो तुला साइन एक टिक देता हूं। वृश्चिका आपका मंगल देव का 8 हाउस, और यहां केतु है, यहां पर ग्रहण दोष लगेगा। ये डेट बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कब से? 24, 25, 26, 27, कम से कम ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। धनु साइन 29 को जाएगा। धनु आपका 9th हाउस, यहां पर शुक्र रेट्रोगेशन वक्री में है, अंड धनु साइन को 29 को जाएगा। 29 को देखे तो एग्जैक्टली 29 को डायरेक्ट हो जाएंगे शुक्र। यहां पर बृहस्पति का घर है, एंड ये घर को चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है, 9th हाउस बेटर रहेगा। मकर साइन, यहां पर शनि है पहले से, रवि है पहले से, बुध मरकुरी रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, मगर बुध डायरेक्ट हो जाते हैं कुंभ को 4 फरवरी को, 4 फरवरी। तो मकर साइन तक यहां पर बुध होंगे। ये आपका 10वां घर है, 10th हाउस, फिर भी यहां शनि है। थोड़ा मानसिक बैलेंस, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता, किसी में इतना आप उलझ जाएंगे जितना कि उलझना नहीं चाहिए। तो एक टिक देता हूं और एक क्रॉस देता हूं। 2 फरवरी कुंभ साइन, 11th हाउस बृहस्पति पहले से है, बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा। हाई पावरफुल प्लैनेट बृहस्पति यहां पर है, और चंद्रमा जाके पहुंच जाएगा बृहस्पति के साथ, बेस्ट रहेगा कुंभ। 4 फरवरी को मीन साइन, ये जो 12th हाउस है,
कुछ एक्सपेंडिचर करेगा उसी दिन। चंद्रमा का उसी दिन का ट्रांजिट, उसी टाइम का जो 2 से 4 तक, 3-4 2 दिन एक्सपेंडिचर हो सकता है। घर को कुछ शौकीन चीजें भी ला सकते हैं आप। और 6 तारीख को मेष साइन आपका लगना बेस्ट रहेगा। वृषभ 9 तारीख को सेकंड हाउस, फिर यहां राहु, ग्रहण दोष। यहां सोच समझ के ठीक सही ढंग से काम करे थे तो पैसा कहां से आने वाला है। राहु यहां पर हाई पावरफुल है, और राहु का जो नक्षत्र मैंने अभी अभी बताया था ना, और अभी के नक्षत्र डिवीजन में आपका 5th हाउस का कारक है जो कि 10th में है। तो आपका प्रोफेशन से अगर क्या कुछ पैसा पड़ा हुआ है, ऐसा कोई फाइल मूव नहीं हो पा रहा था, ऐसा कोई इंक्रीमेंट्स वगैरह वगैरह, उसी में आप दिमाग लगाइए, वो हो सकता। वृषभ राशि, चंद्रमा। मिथुन 11 तारीख को, 11 तारीख को फिर यहां पर है जो कि बृहस्पति का नजर में आ जाएंगे, फिर एक्सपेक्टेशन, ये बेटर रहेगा। एंड कर्कट 14 तक वो खुद का घर है, शनि का दृष्टि, उसी हिसाब से थोड़ा मानसिक स्ट्रेसफुल आप रहेंगे। ये ऑल ओवर एक अप्रोक्सीमेटली प्लानिटरी पोजीशंस का हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि उसके बीच में और एक लंबा वाला कहानी मैंने ले आया। और ज्योतिष भी ऐसा चीज होता है, वो सब कुछ जो माइथोलॉजी को लेकर होता है। प्लैनेट को कोई देखता नहीं है, प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हमारा ऊपर पड़ता है, एंड ये सब माइथोलॉजी के अनुसार ही है। राहु देखा नहीं किसी ने, हम पुराण में जो जो देख पढ़ते हैं ना, उसी हिसाब से हमारा भाग्य भी तय होता है। हम डायरेक्टली वही चीज फीलिंग में लेते हैं, वही चीज हमारा जीवन में, वही चीज तो होता है। कोई तो ओमिट नहीं कर सकता, कोई तो डिनाई नहीं कर सकता ज्योतिष नहीं है। अगर कोई कर सकता तो ठीक है, ईश्वर करे, कभी मेरे से बात आप करें कि ज्योतिष कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज के लिए गौरांग पंडा को इजाजत दीजिए, फिर आगे कब मुलाकात होगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ।